ओके, तो चलो अभी अपन शुरू करते हैं डेफिनेशन कंपनी का, थोड़ा सा बेसिक्स अपने को जैसे अपन देख रहे थे। तो अपन डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वो तो तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसपी में भी पढ़ा, सीसेट में भी पढ़ा, बट यहाँ पे अपने को प्रॉपर केस लॉ के फॉर्मेट में पढ़ना है। जो मैंने बोला कि केस लॉ के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तुमको आते हैं। अराउंड 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 100 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चन, मतलब 85% जो क्वेश्चंस है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते। मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, वो उल्टा घुमा के पूछेंगे कि यू आर अ सीएस ऑफ XYZ लिमिटेड, या फिर you are a CS, a client comes to you and he asks what are the benefits of forming a company, what are the features of a company, so you have to explain it to him. तो इनडायरेक्टली पूछा। देखो क्वेश्चन का एसेंस तो वही है कि तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है गवार आदमी को, बट डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे। जैसे ही उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया, अपने को बहुत अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो केस लॉ बेस्ड कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन देखेंगे थोड़ा सा। ये लेक्चर में अभी तुमको आइडिया आएगा अपने को मेन पेपर कैसे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद डेफिनेशन। सो कंपनी क्या होता है वो चेक करते हैं अपन। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉम, विद और टुगेदर, एंड पैनिस मतलब ब्रेड। ठीक है, साथ में खाना खाते थे। एंड इट ओरिजिनली रेफर्ड टू एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। कंपनी बोलते हैं ना अपन, चल कंपनी टाइम पास खाने पीने के लिए, तो वही है यहाँ पे। Merchants took advantage of festive gatherings to discuss business matters, बराबर ना। आजकल कोई भी फेस्टिव गैदरिंग पे बिजनेस मैटर नहीं डिस्कस करता, पुराने जमाने में लोग सिंसियर थे। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज assumed a great importance when they are firms, their business relations they form a company। ठीक है, तो जैसे ही बिजनेस रिलेशंस अच्छे हो गए तो फिर कंपनी बनाते हैं। इन पॉपुलर पार्लेंस फर्म डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस, पार्टनरशिप फर्म जैसे बोलते हैं अपने को जो बिजनेस चला रहे। कंपनी लॉ denotes corporate body and legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it। but company क्या होता है, जो members form करते हैं वो अलग, जो बनाने वाले हैं वो अलग, जो चलाने वाले हैं वो अलग, और जिन्होंने पैसा डाला है वो भी अलग। तो 3 हिस्सों में कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट से। तो कंपनी के ओनर्स अलग रहेंगे यहाँ पे। फिर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब जो मैनेजर्स है, वो अलग रहेंगे। और कंपनी जिन्होंने वो शुरू किया था, मतलब जो बोल सकते प्रमोटर्स हैं, तो वो भी अलग रहते। सारे लोगों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगा। इट इज कॉल्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज पर्सन्स कंपोजिंग इट आर मेड इनटू वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड क्लोथिंग इट विथ लीगल पर्सनैलिटी। तो इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू लॉ एंड क्लोथिंग इट विथ लीगल पर्सनैलिटी, तो लीगली चीजें चलेंगी यहाँ पे। जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोपराइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोपराइटर, इनको कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता। मतलब पार्टनर मर गया, सोल प्रोपराइटर मर गया, बिजनेस भी बंद होने के चांसेस है। बिजनेस ही पार्टनर है या फिर बिजनेस ही प्रोपराइटर एंड प्रोपराइटरी बिजनेस है। मतलब ये अगर आदमी नहीं रहा तो कुछ काम का नहीं होगा वो प्रोपराइटरशिप फर्म, और अगर पार्टनर्स ही नहीं रहे तो पार्टनरशिप फर्म भी कुछ काम का नहीं। मतलब these businesses are dependent on the people who form them। बट कंपनी का ऐसे नहीं रहता, लोग आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलेंगे ही। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। ठीक है, as a legal person corporate is capable of enjoying many rights and incurring many liabilities of natural person। ठीक है, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज इसको मिल जाते हैं। एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एग्जिस्टेंस ईदर टू अ स्पेशल एक्ट और पार्लियामेंट और टू अ कंपनी लॉ। ठीक है, तो कोई भी एक इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या, जैसे अभी एसबीआई या फिर LIC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सारे क्या है, मतलब दीज आर कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सम लॉ। ये SBI जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दीज आर ऑल फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। पर ये जो LIC उसके लिए स्पेशल लॉ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, तो कुछ कंपनी स्पेसिफिक लॉ के अंडर बनते हैं, उसको कॉर्पोरेशन बोलते हैं, एंड कुछ कंपनीज नॉर्मल कंपनी के फॉर्म में भी बनते हैं। Public corporations like LIC, SBI have been brought through special acts of parliament। Sorry, even SBI भी एक स्पेशल एक्ट है। ठीक है, क्योंकि तब मेन ये बैंक था तो उसके लिए अलग एक लॉ पास किया था। whereas companies like Tata Steel, Reliance have been formed under the Companies Act, जो पुराना लॉ था, पर अभी पुराने लॉ से वो ट्रांसफर होके कौन से एक्ट में आ गए, 2013। Company is an association of both natural and artificial persons incorporated under the existing law। कंपनी के शेयर्स कोई दूसरा कंपनी भी ले सकता है,
रिलायंस के शेयर जैसे तुमने अभी न्यूज में सुना होगा, फेसबुक ने लिए, गूगल ने लिए, ठीक है, वो सिल्वर लेक्स करके एक कंपनी सऊदी अरेबिया का फंड है, तो काफी लोगों ने लिए ये सारे रिलायंस के शेयर्स। तो वो दूसरे कंपनी ने जब एक कंपनी में पैसा डाला, ये भी तो आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, मतलब कौन सा कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पुराना चलेगा। In common law, a company is legal person and legal entity separate and capable of surviving beyond the life of its members. जो बनाने वाले हैं, उसको हटके अलग एक एंटिटी रहता है, वो रहता है कंपनी। A company is rather a legal device for attainment of social and economic end. It is therefore a combined political, social, economic and legal institution. ठीक है, कॉम्बिनेशन है सारा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। Thus, the term has been described in many ways. It is a means of cooperation and organization in conduct of an enterprise. It is an intricate, centralized economic and administrative structure run by professional managers who hire capital from investors. So, एक sophisticated body, काफी procedural body, which is run by professional people, and वो जो पैसा लेते हैं वो सिर्फ investors से पैसा लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रहे हैं, जस्टिस लिंडली, जस्टिस मतलब ये जज था, लॉर्ड जस्टिस मतलब ये ब्रिटिश, ठीक है। एज डिफाइंड कंपनी एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, पैसा डालते कॉमन स्टॉक मतलब शेयर खरीदने के लिए, एम्प्लॉय इन सम ट्रेड और बिजनेस हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम, मतलब इधर उनका ट्रेड एंड बिजनेस, वो खुद खरीदते बेचते या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो शेयर्स ले लेंगे जिससे उनको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। Common stock is capital of company shares. The persons who contribute it or to whom it belongs are members. जो खरीदते वो शेयर होल्डर्स हो गए, मेंबर्स हो गए। The proportion of capital stock to each member to is called as वही share. Share is an individual unit transferable which may be restricted. ठीक है, वो अपन देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक, अगर तुमने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, अभी कंपनी का स्वभाव कैसा है वो अपन चेक करते हैं। सिंस corporate body is a creation of law, it is not a human being, it is an artificial judicial person that is created by law, law की वजह से बना है, clothed with many rights, obligations and powers and duties prescribed by law, ठीक है, काफी सारी powers मिली उसको। The most striking characteristics of company are discussed below, अभी कंपनी के कुछ characteristics बता दिए, वो अपन चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन फीचर्स देखते हैं एक एक करके, मेन जिसमें मैंने बोला कि केस लॉ भी अपन देखेंगे। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब जो बनाने वाले अलग, जो चलाने वाले वो अलग, वही तो बात हो गई कि कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट इज वेस्टेड विद कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सो इट्स बेयर इट्स ओन नेम, पार्टनर का नाम नहीं आता, और खुद के नाम के अंडर खुद के सील, स्टैम्प, स्टैम्प बोलते हैं उसको, मैं सील भी तुमको बता दूंगा कल के लेक्चर में। एंड इट्स असेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स, असेट्स तो तुमको मालूम है, प्रॉपर्टी अलग है अपने मेंबर से। इट इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट, जो बनाते वो अलग, जो चलाते अलग। Therefore, it is capable of owning property. भले ही लोगों ने पैसा डाला है, एक प्राइवेट कंपनी बनाया जिसमें दो लोगों ने 100 करोड़ रुपए डाले, स्टिल ये कंपनी जो है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड बना, लेट से XYZ प्राइवेट लिमिटेड बन गया है, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये जो भी कंपनी बना ये प्रॉपर्टी उसका हुआ, ये जो दो लोगों ने पैसा डाला उनका अभी कुछ संबंध नहीं है। इनकरिंग डेट्स, ठीक है, खुद लोग कर्जे ले सकते हैं, बोरो मनी, हैविंग अ बैंक अकाउंट, खुद के नाम पे बैंक अकाउंट बनाएंगे, लोग हायर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा तो केस कर सकते हैं, उन पे भी केस हो सकता है, सेम लाइक एन इंडिविजुअल। तो सारे इंडिविजुअल के जो पावर्स है उनको मिल जाते हैं। शेयर होल्डर्स आर द नोशनल ओनर्स एंड डू नॉट ओन एनीथिंग इन इट एक्सेप्ट ओनरशिप ऑफ शेयर्स इशूड एंड दे कैन बी द क्रेडिटर साइमल्टेनियसली। तो तुमने जैसे कंपनी में पैसा डाला, एक कागज का टुकड़ा मिलता है तुमको, वो रहता है शेयर, या डीमैट अकाउंट में तुमको उतना अमाउंट, मतलब उतने नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। A shareholder cannot be liable for the acts of company even if he virtually holds the entire share capital. ये तुमने पढ़ा होगा सीसेट में, Salomon and Salomon का। The shareholders are not the agents of company, so they cannot bind it by their acts. Shareholder अपनी मनमानी नहीं कर सकते, एक पर्सन भी पूरे अगर शेयर होल्ड कर रहा है तो ऐसा ही नहीं। सोल प्रोप्राइटर की कंपनी, OPC, वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर रहता है, वही सारे शेयर होल्ड करता है, एक ही बंदा होल्ड करता है। स्टिल ये जो कंपनी है ये अलग और ये जो शेयर होल्डर है वो अलग। लेट्स से ट्रायम्फ ट्यूटोरियल्स एक वन पर्सन कंपनी है और इसका अकेला शेयर होल्डर मैं हूँ, ठीक है, इसका अकेला शेयर होल्डर मैं हूँ। अगर इसको कुछ भी नुकसान हुआ मेरे को धक्का नहीं लगेगा। सोल प्रोप्राइटर मेंबर कैसे रहता है, बिजनेस को अगर कुछ हुआ
लेट से अगर ये मैंने सोल प्रोप्राइटरी शुरू किया है, मतलब मैं अकेला अगर बिजनेस कर रहा हूँ, 10 करोड़ के कर्जे हो गए, मेरे को घरदार बेच के 10 करोड़ चुकाने पड़ेगी, बट यहाँ पे वैसा नहीं रहता। बिजनेस के कर्जे बिजनेस लौटाएगा, शेयर होल्डर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। The company does not hold its property as an agent or transferee for its members, and they cannot sue to enforce its rights, nor they can be sued in respect of liabilities. ठीक है, तो उनको अधिकार मतलब वो अपने प्रॉपर्टीज भी क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ लिक्विडेशन छोड़ के प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, प्लस उन पे भी कोई केस नहीं कर सकता, दोनों तरफ है। Incorporation is the act of forming legal cooperation as a juristic person. A juristic person in the eyes of law also conferred with the rights and obligation and is dealt in accordance with the law. तो juristic person, एक judicial person, उसको rights and obligations मिल जाते हैं. In other words, the entity acts like a natural person but only through a designated person. एक कोई तो भी fixed person जिसपे roles and responsibility रहेंगे. Usually अपन बोलते हैं ना CEO, CFO, CS ऐसा होता है. whose acts are processed within the ambit of law. ठीक है, तो केस देखो, द केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये केस ऐसे लिखना नहीं है, देखो पैराग्राफ में शुरू किया, कितना घटिया लगता है पढ़ने के लिए भी। केस का फॉर्मेट कैसे आएगा ये लिख दो किधर तो भी, केस लॉ फॉर्मेट। ठीक है, केस लॉ फॉर्मेट ये एक्चुअली काफी बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, मैंने सब बुक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके फॉर्मेट बनाया, यही फॉलो करो एग्जाम में, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखने का, जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ तो सबसे पहले लिखने का कौन सा लॉ कर रहे हो, एप्लीकेबल लॉ। यहाँ पे तो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, बट काफी ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें 10-15 लॉज है, तो इसलिए एप्लीकेबल लॉ से हमेशा शुरुआत करने की, कौन सा लॉ पढ़ रहे हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट आता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है एप्लीकेबल सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर आएंगे, एप्लीकेबल सेक्शन कौन से सेक्शन के अंडर ये प्रोविजंस आ रही है। फिर थर्ड लिखोगे फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब क्या लिखोगे, केस का समरी इन 2 सेंटेंसेस, केस समरी इन 2 सेंटेंसेस, केस का समरी लिखना है तुमको 2 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं, वहां पे बप्पारे मारना। फैक्ट्स, फिर इश्यूज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और हमेशा इश्यूज के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। फिर लिखोगे तुम प्रोविजंस, फिर लिखोगे यहाँ पे लॉ के वर्डिंग्स, और यहाँ पे लॉ के फाइंडिंग्स लिखना है, इसको हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, इसको एक ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिख दो। ठीक है, फिर ठीक है, अभी क्या है, क्या कर सकते हैं, प्रोविजंस, और फिर लास्ट में लिखेंगे अपन कंक्लूजन। ये कंक्लूजन मतलब एट द एंड ये जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसका क्या आंसर लिखा। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सामने की बिल्डिंग पॉजिटिव आ गई। तो ये ऐसा तुमको लिखना है। ठीक है, तो अभी केस स्टडी इसको लिखेंगे कैसा है, जो सैलोमन एंड सैलोमन है, देखो 1897 में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था ये केस, देखेंगे ये कुछ काम का नहीं है, ये थियरी इग्नोर करने का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक उन्होंने डायरेक्ट कंक्लूजन, ये जो है ना ये कंक्लूजन है, द अबव केस हैज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल, वंस कंपनी हैज वैलिडली constituted it becomes legal person distinct from and for the purpose of for holding small or large whether these shares, कुछ समझे। ठीक है, तो लेट से तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तुम रिलेशनशिप में हो, तुमको 3 साल हो गए और तुमने अभी शादी कर ली और 7-8 साल बाद बच्चा हो गया। ठीक है, डायरेक्टली अगर किसी ने पूछा तुम्हारी लव स्टोरी कैसी हुई, तुम डायरेक्टली बच्चे से शुरू करोगे, तुम क्रोनोलॉजिकल जाओगे या डायरेक्टली एंट्री नहीं अभी तो बच्चा हो गया, ये स्टोरी खत्म, ऐसा तो नहीं होगा, वरना सामने वाला भी बोलेगा यार क्या है। यू हैव टू प्रेजेंट दिस इन अ स्टोरी फॉर्मेट ताकि सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे और उसको सेंस भी लगे। सबसे पहले कहाँ पे मिले, फिर क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम्स क्या था, फिर तुमने कैसे सॉल्व किया, और एट द एंड कंक्लूजन। वैसे ही है वो केस कोई भी लिखना है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हो, एप्लीकेबल लॉ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपनीज एक्ट 2013, अभी 2013 ही आएगा। एप्लीकेबल सेक्शन, सेक्शन नंबर अगर याद रखो, इधर तो सेक्शन नहीं है, लेट्स से सेक्शन अभी 158, अगर यहाँ पे सेक्शन 159 होना चाहिए था, तुमने 158 लिखा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, एग्जामिनर वो आंसर भी पढ़ेगा नहीं। तो ये बहुत रेयरली लिखो, जब तुमको 100% कॉन्फिडेंस है कि अपना सेक्शन नंबर राइट है तो ही लिखो, वरना मत लिखो, क्योंकि अगर ये गलत हुआ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसको मार्क्स भी कितने मिलेंगे, आधे से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे एप्लीकेबल सेक्शन में। सो ये प्रॉपरली लिखना है, ये अगर तुम श्योर हो तो ही लिखना है। ठीक है, फैक्ट्स कैसे लिखोगे, अभी मैं फैक्ट्स बोलता हूँ, देखो
यहाँ पे फैक्ट्स देखो कैसे बोले, सैलोमन हैड फॉर सम इयर्स, देखो अभी केस में पढ़ता हूँ, सम इयर्स कैरिड ऑन प्रॉस्परस बिजनेस एज अ लेदर एंड बूट मर्चेंट, ठीक है, जूते बनाता था वो। फिर उसके बाद में उसने एक कंपनी बनाई कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद, उसकी वाइफ, मतलब ये सैलोमन है, हिमसेल्फ या फिर एच कर देता हूँ, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, उसकी डॉटर्स एंड उसके 4 सन्स, 4 सन्स, ठीक है। तो 1 2 3 3 और 4 7, 7 लोग हो गए, 7 लोग हो गए। His 4 sons as shareholder, all of whom subscribed to 1 share of 1 each, so actual cash paid was 7 pounds, ठीक है। तो हर एक ने एक एक शेयर खरीदा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे थे। And company formed by him for the purpose of sum of 38,000 pounds 782, ठीक है। तो उसने, मतलब ये जो बिजनेस था सोलोमन का, वो टू द कंपनी फॉर्म बाय हिम, और उसने, सैलोमन ने अपना ही बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस था, उसने किसको बेच दिया, वो कंपनी को बेच दिया, जिसमें ये सारे लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, हिज डॉटर्स, हिज डॉटर एंड हिज 4 सन्स। तो 1 2 2 और 4 6, 6 और 1 7, ठीक है। कितने में बेचा, कितनी अमाउंट में बेचा, कंपनी का कैपिटल कितना था, 40,000 पाउंड शेयर्स इन पार्ट पेमेंट और परचेस ऑफ मनी सोल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। हाँ, तो अभी पैसा कैसे कैसे दिया, कंपनी का कितना, मतलब उनका कैपिटल कितना था, 40,000 पाउंड इन पार्ट पेमेंट, देखो डिबेंचर्स दी, कितना पैसा देना था, अभी सैलोमन एंड सैलोमन लिमिटेड मान लेते हैं, इन्होंने किससे खरीदा, सैलोमन प्रोप्राइटर से बिजनेस खरीद लिया, कितने में खरीदा, 38,782 पाउंड, छोड़ दो रुपीज में पकड़ लेते हैं, जिसमें से 10,000 के क्या थे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का थोड़ा सा आइडिया रहता है, डेट थोड़ा सा आइडिया हो गया, 28,782 बचा, ठीक है। Secured by floating charge, company's assets were issued who applied for and received the allotment of 20,000 fully paid shares, और 20,000 उसमें से क्या दे दिए, शेयर्स, इतना अमाउंट बचा था, इसमें से 20,000 गया, मतलब 8782 से बचा, और वो उन्होंने किस में दे दिया, कैश में दे दिया, समझा क्या, मतलब सैलोमन ने बिजनेस खरीदा, सैलोमन सैलोमन लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा सैलोमन का, कितने में खरीदा, 10,000 के डिबेंचर्स, मतलब ये लायबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद में 20,000 के शेयर्स, ये ओनरशिप हो गया, और 8782 का कैश दे दिया इसमें, ठीक है। ये तुमको फैक्ट्स में लिखना है, बट इतना नहीं, अभी इतने सेंटेंसेस क्या लिखोगे, सैलोमन परचेज द रनिंग बिजनेस, सैलोमन वाज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बूट एंड वो जो भी लेदर मर्चेंट, सो ही परचेज द रनिंग, he sold his business to Salomon Limited formed by himself, his daughter, his wife and his 4 sons for this much amount, इतना ही लिखना है 2 सेंटेंसेस, पर इधर फैक्ट्स खत्म नहीं हुए, सारे फैक्ट्स ही चालू, ये इधर तक फैक्ट्स ही बताऊंगा कैसे, फैक्ट्स मतलब क्या, घटना क्या घटी, बराबर। द कंपनी soon ran into difficulties and debenture holders appointed a receiver, रिसीवर कब लगता है, जब कंपनी बंद हो जाती है, इंसॉल्वेंट, विजय माल्या हो जाता है कि लायबिलिटी ज्यादा और असेट कम, इंसॉल्वेंट, कंपनी मुश्किल में निकल गई, रिसीवर मतलब एक कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन रहता है, रिसीवर कौन रहता है, कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, मतलब क्या करता है वो कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, तो लेट से वो असेट्स है उसके 10,000 के, लाइबिलिटीज है 12,000 के, अभी कैसे हिसाब होगा, तो असेट्स बेच देंगे 10,000 में, लेट से असेट्स बेचेंगे, वो अपनी फीस काट लेंगे, लेट से 500 रुपए, कितना बचा, 9,500, अभी 9,500 बचा है, पर लोगों को कितना देना है, 12,000, खुद की जेब से थोड़ी देंगे, तो 9,500 ही वो देंगे 12,000 वालों को, मतलब इनका नुकसान कितने का हो गया, 2,500 का इनका नुकसान, ऐसा समझेगा, जितना पैसा बचा वो वही देता है, खुद की जेब से कोई कोई डालेंगे। टोटल असेट्स, हाँ ये कंपनी में प्रॉब्लम आ गया, उसके असेट्स कितने बचे, सिर्फ 6,050 के, पर लायबिलिटीज कितने थे, जो थे ना डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर्स जो इशू किए थे और उसका पैसा दिया था वो, तो असेट्स आए 6050, और लायबिलिटीज कितने थे, 10,000 के डिबेंचर्स थे, जो किसके पास थे, सोलोमन के पास थे, ये जो बेचे थे उसको, secured by debentures and 8,000 owing to unsecured, ये तो खुद के थे सैलोमन के, ये सैलोमन के खुद के थे, और 8,000 का जो लायबिलिटी था वो लेट से सेंट्री क्रेडिटर्स बोल दो उसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स हु क्लेम द कंपनीज असेट्स। तो अभी हुआ क्या, ये इधर तक फैक्ट्स खत्म हो गए, हाँ ठीक है, अभी इश्यूज क्या है, ये फैक्ट्स में लिख देना है, इतना जो है, इतना, ये जो इधर तक अभी मैंने पढ़ा, इतना फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स में लिखना, 2 सेंटेंसेस, 2 या 3 सेंटेंसेस में लिखना। अभी इश्यूज, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं
द ट्रेड क्रेडिटर्स क्लेम द होल असेट्स, ये तो फैक्ट्स में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। दैट ऑन द ट्रेड क्रेडिटर्स क्या बोल रहे कि सोलोमन एंड सोलोमन लिमिटेड एक ही है, मतलब इसके जो है 10,000 की लायबिलिटी है, जो सैलोमन लिमिटेड ने जो डिबेंचर्स दिए थे सैलोमन को, 10,000 के डिबेंचर्स थे, ये लायबिलिटी है नहीं, इनका बोलना है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति तो सेम ही है, ये एलियस और एजेंट दोनों व्यक्ति सेम ही है, और उनको पेमेंट पहले मिलना चाहिए। मतलब ये सैलोमन को पेमेंट ना दिया जाए, ये जो 6,050 सिर्फ अभी पैसा आया है कंपनी के एसेट बेच के, ये सेंट्री क्रिएटर्स को मिले, ये इनको ना मिले। यूजुअली सीक्वेंस कैसा रहता है, जो सिक्योर्ड मतलब कुछ तो भी चीज गिरवी दिया, कंपनी के एसेट्स, सैलोमन एकदम होशियार था, कंपनी के एसेट्स गिरवी लिख लिए थे सैलोमन ने, मतलब कंपनी डूबा, सैलोमन को मालूम था अपन अपना अपना पैसा ले लेंगे, तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर वालों को मिलता है, उसके बाद में अनसिक्योर्ड जिनको कुछ एसेट्स वगैरह गिरवी नहीं थे तो अनसिक्योर्ड, तो ये कोर्ट में गए और ये बोले सैलोमन और सैलोमन लिमिटेड एक ही है, उसको क्यों पैसा दोगे, उसकी एसेट्स है, उसकी लायबिलिटी, उसको पैसा मत दो, पहले हमको पैसा दो, ठीक है। हाँ, तो अभी इश्यूज में लिखोगे इज द कंटेंशन, कंटेंशन या फिर आर्ग्यूमेंट लिख सकते, इज द कंटेंशन और आर्ग्यूमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स वैलिड, कंटेंशन या आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। They further pleaded that Salomon, as a proper beneficiary, was ultimately responsible for the debts incurred by his agent or trustee on his behalf, ठीक है, बराबर ना। एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सैलोमन का है, वो ऐसा बोल रहे थे, इशू रहा है ऐसा। अभी अपन देखेंगे प्रोविजंस एंड कंक्लूजन। अभी इसमें क्या होता है, ये जो ऑलरेडी केस बना है तो इसमें प्रोविजन एंड कंक्लूजन साथ में लिखना पड़ता है, क्योंकि वो अलग से प्रॉपरली नहीं बना, वरना फिर अगर दिखाना तो पहले प्रोविजन में दिखा के देता हूँ। देखो प्रोविजन, कंपनी अपन ने अभी पढ़ा ना, कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, जो खरीदते, दो इट मे बी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिजनेस इज प्रिसाइजली सेम एज बिफोर, भले वही बिजनेस है, भले वही व्यक्ति चला रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम मैनेजर्स, सेम हैंड्स रिसीव प्रॉफिट भी उनको ही मिल रहा है, बट कंपनी उनका एजेंट या ट्रस्टी नहीं। जैसे ही लॉ स्टैट्यूट मतलब लॉ ने कोई भी प्रोविजन बना दी, प्रोविजन क्या थी कि अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो 7 लोगों से ज्यादा मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, तो भी तुमने पढ़ा होगा, तो 7 और मोर हेल्ड बाय ईच, सॉरी हाँ ये अपना कंपनीज एक्ट है। द स्टैट्यूट एनैक्ट्स नथिंग एज टू द एक्सटेंट ऑफ डिग्री और इंटरेस्ट, ईच ऑफ द 7 एज टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस पजेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर और अदर्स। कौन शेयर होल्ड करता है, कौन कितने शेयर होल्ड करता है, कौन किस पे डोमिनेट कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग इन द एक्ट रिक्वायरिंग सब्सक्राइबर्स should be independent or unconnected, ऐसा नहीं कि घर वाले शेयर नहीं ले सकते, और that any one of them could take a substantial interest in understand, पूरे शेयर भी, मेजॉरिटी शेयर्स भी एक बंदा ले सकता है, पूरे नहीं ले सकता क्योंकि पब्लिक प्राइवेट ये इसमें ज्यादा लोग लेते हैं, और they should have a mind or will of their own, और that there should be anything like a balance of power in constitution of company, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये यहाँ पे क्या आप प्रोविजंस में लिख सकते हो और फिर कंक्लूजन में ये लिख दोगे, हाँ ये इधर से लिखोगे, और कंपनी becomes a legal person distinct from its members, purpose it is immaterial whether any member holds large or small shares, वो पूरा मेजोरिटी वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको, 100 शेयर्स में से, चलो अगर 100 शेयर्स रहते थे, सैलोमन ने अगर 94 रखे थे और बचे हुए घर वालों ने एक एक शेयर भी होल्ड किए रहते ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी हो माइनॉरिटी हो, शेयर होल्डर अलग कंपनी अलग, यही तो रूल था ना यहाँ पे। देखो पर उन्होंने कितना बकवास लैंग्वेज में लिखा है, आपने को वैसा नहीं लिखना है। मैंने जैसे बोला कि फैक्ट सबसे पहले एप्लीकेबल लॉ लिखोगे, बराबर, सबसे पहले एप्लीकेबल लॉ, फिर सेक्शन नंबर लिखोगे, फिर फैक्ट्स क्या हुआ वो तुम वहां पे बताओगे, फिर इश्यूज प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, फिर प्रोविजंस एंड लास्ट कंक्लूजन। होमवर्क क्या रहेगा, अभी ये केस स्टडी तुमको लिखना है मेरे फॉर्मेट में, फोटो भेजो मेरे को, आई हाईलाइट कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, ठीक है, मेरे को भेजो, मेरी टीम को भेजो, ऐप पे भी, ठीक है, अभी ऐप कुछ लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है, तो वेरेवर यू कैन सेंड इट, ये मेरे को भेज दो, आई रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो ऐसे सेम केस था, ये आगे लिली और लिली एयर फार्मिंग का, ठीक है, उतना कर लेते फिर आज के लिए रुक जाते। सेम वापिस की जो बंदा फॉर्म करता है और जो लोग चला रहे हैं वो अलग है, जो कंपनी है वो भी अलग। तो एप्लीकेशन ऑफ सैलोमन प्रिंसिपल, सुपरा मतलब ये प्राइम केस था वो जो सुपरा। The company was formed for the purpose of aerial top dressing, झाड़ काटते थे ऊपर से, aerial top dressing. Lee was a qualified pilot, वो ऐसे एक छन्नी जैसे आता है, एक रोटर रहता है और पेड़ ऐसे ऊपर से काटते हैं हेलीकॉप्टर से। All but 1 शेयर, मतलब अगर 100 शेयर्स थे ना कंपनी में,
उसके 99 शेयर्स थे, किसके? ली के, और उसने एक कंपनी बनाया था लीज एयर फार्मिंग. He voted himself as managing director and got himself appointed by articles as chief pilot at a salary. वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी था, मतलब वो मेन डायरेक्टर कंपनी भी चला रहा था और वो पायलट भी था, मतलब वो काम भी करता था, उसको सैलरी उसका भी मिलता था. बेचारा क्रैश में मर गया जब वो कंपनी के लिए काम कर रहा था. 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे अपन उसकी डेथ होने की वजह से. His widow claimed compensation for the death of her husband in course of employment. बराबर. कॉम्पेंसेशन, अभी वो मर गया तो उसकी सैलरी वगैरह उसको कुछ तो भी मिलना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस उसका जो भी इंश्योरेंस था वो मिलना चाहिए. कंपनी अपोज दैट ही वाज नॉट अ वर्कर एज सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड. उन्होंने इतना भारी बोल दिया हम पैसा नहीं भरेंगे. वो डायरेक्टर था, वो ओनर भी था, तो वो एम्प्लॉय कैसे हुआ? वो शेयर होल्डर था ना, तो वो एम्प्लॉय होगा ही नहीं. जो इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरेंस, अगर एम्प्लॉय मरा तो हम उसको पैसे देते, बट वो एम्प्लॉय था ही नहीं, ऐसा उनका बोलना. मतलब ये जो डायरेक्टर्स थे उनका क्या बोलना है कि ली ओनर भी एक ही है, मतलब और एम्प्लॉय नहीं दूसरा हूँ, तो मतलब कंपनी वही है, ऐसा उनका बोलना था. देखते थे. तो फैक्ट्स ये हो गए ऊपर के, इधर के फैक्ट्स हो गए. इश्यूज, इज द कंटेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड, या फिर इज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड. फिर अभी प्रोविजंस देखते हैं. प्रीवी काउंसिल मतलब तब का कोर्ट था. ली एंड कंपनी वेर डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, बराबर ना, ली अलग और कंपनी अलग, तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशंस थे. वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो खुद को ऑर्डर दे सकता था, खुद पायलट का भी काम कर सकता था. ही वॉज अ सर्वेंट एंड मास्टर, बराबर ना, क्योंकि कंपनी उसने बनाया, बट कंपनी के बिहाफ पे वही ऑर्डर लेता था एज अ डायरेक्टर एंड एज अ, क्या बोलते हैं उसको, पायलट. He was a separate person from the company in form and his widow was entitled to compensation. बराबर ना, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, ये तो रूल है अपना. In effect, the magic of corporate personality enabled Lee to be the master and servant at the same time. Decision, ठीक है, ये कॉन्डरिटी का अलग केस है, वो अपन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है चलो कर लेते चाहिए. तो ये तीसरा केस, ठीक है, कंपनी का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी रहता है. तीसरा केस कॉन्डोलिटी कंपनी लिमिटेड, ये इंडिया का केस है 1886 में, वही सैलोमन एंड सैलोमन का. क्या हुआ, कुछ सर्टेन पर्सन ट्रांसफर्ड अ टी स्टेट टू अ कंपनी एंड क्लेम्ड एग्जामिशंस. लेट्स से मैं और वज्रा मैम, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, हमने ट्रायम ट्यूटोरियल्स लिमिटेड बना दिया. 10 लाख का हमने ये बिजनेस ट्रायम ट्यूटोरियल्स को 10 करोड़ में बेच दिया. बोलो हमने स्टेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो हमको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? अभी अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी अलग, जो बनाने वाले, भले हम दोनों ने ही वो कंपनी बनाया, स्टिल शेयर होल्डर्स भी अलग. तो यहाँ पे मतलब जस्ट बिकॉज यू आर द शेयर, मतलब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी मेरा ही है. हमने अगर ऐसा बोला कि पहले हम पार्टनर्स थे, तो हम कंपनी में ओनर है, हम ही ओनर है, हम दोनों ही ओनर है, 50-50% है, चलेगा नहीं. ठीक है, they were also the shareholders. It was nothing but a transfer from one name in the name to themselves under another name. हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, पहले ट्रायम ट्यूटोरियल्स पार्टनरशिप फर्म था, अभी ट्रायम ट्यूटोरियल लिमिटेड, नाम भी सेम है, लोग भी सेम है, तो टैक्स मत लगाओ, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. कैलकाटा हाईकोर्ट क्या बोला, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, जो लोग बनाते हैं वो कुछ लेना देना नहीं रहता उससे. कंपनी बन गया, उसने बिजनेस खरीदा तो फिर टैक्स लगेंगे. शेयर होल्डर्स हैव बीन टोटली डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोग रहे. ठीक है, चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं. केस लॉ में तुमको इतने सारे केसेस मिलते हैं.